अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। आज इंशाल्लाह ये क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, तो इंशाल्लाह इस पर ब्रीफली से बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि एक हमारे पास बॉक्स है और उसके अंदर एक हमारे पास पार्टिकल है। वो पार्टिकल एक डायमेंशन में मूव कर रहा है। अब जो हमारे पास बॉक्स है वो इस तरह का होगा, इस तरह का होता है। ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। ओके, ओके, ये इतना होता है या इससे बड़ा हो सकता है, छोटा भी वो अपनी आप मर्जी होती है जितना। और इसके अंदर हमारे पास जो होती है ना, एक पार्टिकल है। ओके, सपोज कर मेरे पास ये पार्टिकल है। ओके, इसको हम ऐसे ये ऐसे शो कर देते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ ये कि आप, ये हमारे पास एक पार्टिकल है। ओके, तो पार्टिकल है ये, इस बॉक्स के अंदर मूवेबल है। ओके, अच्छा, जो हमारे पार्टिकल जो जो हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, ये फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिक की ना एक बेसिक चीज़ है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उन बेसिक चीज़ों में से, बुनियादी चीज़ों में से एक जो चीज़ है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये है, और ये इसकी आम एग्जांपल है। अगर हमें कोई पूछे कि क्वांटम मैकेनिक्स की कोई एग्जांपल या कि कोई टॉपिक बताओ उसका, तो अगर हम कहेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, अगर इसको लैदा करके सब बता देंगे, तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स नाम मुकम्मल होगी। क्योंकि इसमें, ये इस वीडियो में, अच्छा ये भी मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैं मुकम्मल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये जो है ना, टॉपिक बहुत लेंथी है। फिर कभी मौका मिले तो इंशाल्लाह रहमान इस पर वो बात करेंगे। अच्छा, इस ये हमारे पास बॉक्स है, इसमें हमारे पास जो एक सिंगल है, और ये ट्रांसलेशनरी मोशन में करेगा, ट्रांसलेशनरी। ओके, यानी कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये अपवर्ड यानी कि वर्टिकल जो है ना वो मूवेबल नहीं है। ये ट्रांसलेटरी मोशन है, जिसे हाँ आमतौर पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये कह लें आप अपनी आसानी के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये इनफाइनेटली या इन्फिनेटली डीप वेल है। यानी कि जो इसकी जो ये दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ये इनफाइनाइटली डीप हैं। किसके लिए? इसके लिए, यानी कि ये पार्टिकल इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा सकता। ये इस ऐसी हमने एक केस लिया हुआ है जिसमें इसकी जो बाउंड्रीज की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक है। और ये पार्टिकल इन्फिनिटी को अप्रोच कर नहीं सकता, इसलिए ये पार्टिकल इन बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकता। ओके, तो ये है। अच्छा, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बुनियादी बुनियादी चीज़ें बता दूं, क्योंकि जिस तरह हमें पढ़ाया गया होता है, यानी कि बस टॉपिक शुरू हुआ, चलो जी शुरू हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। ये ठीक है, ऐसी भी एक मैटर ठीक है, लेकिन हमें पहले बताया जाए कि हम टॉपिक क्यों कर रहे हैं। इसमें जिस तरह मैंने अभी कुछ अर्ज कर दिया है कि ये बुनियादी एक चीज़ है, बुनियादी टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, तो इसमें जो है ना, हम मेनली वो बात डिस्कस करेंगे ई पर, आइगन साई पर और वी पर। ये तीन चीज़ें हमारे इसमें इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों चीज़ों में से हमारी जो ये है दरमियान में साई, इस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लास्ट पे इस साई का फार्मूला ड्राइव करेंगे। इस फार्मूले को देखते हुए हम पार्टिकल को इस बॉक्सेस में फाइंड अप कर लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड अप कर लेंगे कि पार्टिकल कहाँ है, किस किस तरह है, और ये क्या कर रहा है, इसने क्या काम कर दिया है। तो हमारे पास जो बुनियादी इक्वेशन आएगी वो आएगी साई की। ओके, साई की हमारे पास जो बुनियादी इक्वेशन है वो आएगी, उस इक्वेशन यानी कि अभी मैं लिख देता हूँ। ये अभी ये हम ड्राइव करेंगे। ओके, 2 पाई एल स्क्वायर रूट, ये ओके, n पाई x/l, ये हम ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह रहमान। ओके, तो अच्छा, ये नहीं है इस इक्वेशन को देकर हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे, ये नहीं है, लेकिन है इस इक्वेशन में बहुत सहारा देती हैं। ओके, अच्छा,
ये तो हो गया हमें यानी कि ई पर, साई पर, और उसके अलावा हम बात करेंगे वी पर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर। ये हमारे पास जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली वी, यानी कि इन बाउंड्रीज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, और इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है। जो हमारे पास ई है, ये हमारे पास डिनोट कर रहा होता है एनर्जी की, किसको, एनर्जी की, किसकी, इसके पार्टिकल की एनर्जी को डिनोट कर रहा होता है। और जो हमारे पास ये साई होता है, ये डिनोट कर रहा होता है वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन को। वेव फंक्शन का बुनियादी मकसद क्या होता है कि ये हमें में किसी भी स्पेसिफिक रीजन में पार्टिकल की लोकेशन की प्रोबेबिलिटी देती है। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर इस बॉक्स, इस सिस्टम में हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि पार्टिकल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है पार्टिकल हमारा, तो हम इस वेव फंक्शन की यानी कि साई की इक्वेशन का सहारा लेकर पार्टिकल की लोकेशन को मालूम कर सकते हैं इजीली। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक का। इस पर जिस तरह अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें, उसमें मैंने बाकायदा तौर पर वो थ्योरी लिखी होती हैं, थ्योरी को साथ ले लेकर मैं एक्सप्लेन किया करता था, लेकिन आज मैंने थ्योरी बहुत कम लिखी है क्योंकि टाइम में बच सके, यानी कि वीडियो कम मिनट्स की बने। अब हमारे पास दो केस हैं। एक केस वो है जब, एक तो केस ये हमें जनरली तौर पर नज़र आ रहा है कि जब पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है और ये बाउंड्री की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त में क्या होगा, ये तो एक केस हो गया। सेकंड केस ये है कि जब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो इस से बाहर निकल सकती है, पार्टिकल इन बाउंड्री से बाहर निकल सकता है, तो उस केस में क्या होगा। बुनियादी तौर पर हमारे पास टू केसेस हैं। ओके, हम दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। inside the box between x2 x x greater than 0 to x less than l, the particle is moving freely and vx is equal to 0। यानी कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास ये x है और ये हमारे पास l है, यानी कि इसकी जो लेंथ है बॉक्स की वो x से लेकर l तक है। ओके, तो x से लेकर l के दरमियान जो हमारे पास पार्टिकल है ये फ्रीली मूवेबल है, यानी कि इसको ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, इसको कोई तंग नहीं कर रहा कि तुम उत्ते चलो थले आ, इस यानी कि ये फ्रीली मूवेबल है। ओके, और जो यहाँ पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, चूंकि इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। जब फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ज़ीरो है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि ये पार्टिकल इन बाउंड्री से बाहर कर जाने की सलाहियत नहीं रखता, यानी कि इसकी एनर्जी बहुत लो है इन बाउंड्रीज की निस्बत से। ओके, अब हमारे पास सेकंड केस है वी एक्स इज, यहाँ तो ज़ीरो था, इधर ज़ीरो नहीं है, वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल। यानी कि जब हम पार्टिकल एक्स एक्स की बाउंड्री लिमिट से बाहर आ जाएगा या एक्स इस एल की बाउंड्री से बाहर आ जाएगा, तब हमारे पास जो वी होगा वो इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। ओके, अब एक और बात है कि जब जो है पार्टिकल इस बाउंड्री पर भी आ जाएगा या इसकी सेम यानी कि इक्वल बाउंड्री पर आ जाएगा, तब भी हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो नहीं रहेगा। ओके, ये देखें ऐसे ही लिखा हुआ है, ये देखिए इक्वल का निशान भी सारा लगा हुआ है। ओके, यानी कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये ज़ीरो का यही मतलब है, ज़ीरो ग्रेटर होने का मतलब यही है कि जब हमारे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ज़ीरो से बिलो होगी या एल से अबव होगी, उस वक्त हमारे पास जो वी की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी तक पहुंचेगी, यानी कि वो ज़ीरो नहीं होगी। आप ये कहें, इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये देखें। ओके, इनसाइड द बॉक्स हमारे पास क्या होता है, इनसाइड बॉक्स में आता है कि एक्स से बड़ा हो और एल से छोटा हो, तब ही हमारे पास इनसाइड होता है ना, इनसाइड। तो ये देखें, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी कि इधर, और लेस देन एल है, तब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। और जब आउटसाइड यानी कि हमारे पास एक्स पार्टिकल इस बाउंड्री पर या इस बाउंड्री से अबव या इस बाउंड्री पर या इस बाउंड्री से अबव जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू समथिंग कुछ ना कुछ
होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, केस वन को स्टडी करते हैं ब्रीफली। ओके, तो केस वन, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स हमारे पास क्या लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं, यानी कि ग्रेड जो होता है डिस्टेंस होता है वो 0 से लेकर एक्स के एल के दरमियान होता है। ओके, वी डू नॉट अप्लाई द फोर्स ऑन पार्टिकल, सो एफ इज इक्वल टू 0, सो वी एक्स कॉन्स्टेंट आर वी एक्स इज 0, यानी कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमारे बॉक्स में इस पर पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए हमारे पास जो फोर्स है 0 है। जब फोर्स 0 है तो इसका जो पोटेंशियल या तो कांस्टेंट रहेगा या बिल्कुल मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट का मतलब है कि बहुत बिलो, यानी कि कांस्टेंट है। अब उसकी जो वैल्यू है, वे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, ये भी हम कह सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, राइटिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर साई एक्स, यानी कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके, अब ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारे पास। तो इस ये आप ज़रा गौर से देखिए हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ से आई है। हालांकि हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो ये तो नहीं है, वो तो हमारे पास एक अलग ही उसका अंदाज़ है जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। तो ये मैंने किस तरह लिखी, तो अगर आप देखें, ये देखिए जो हमारे पास बुनियादी तौर पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है। ओके, 2m स्क्वायर एक्स टी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टी, एक्स टी इक्वल टू आई, ये हमारे पास फिर एक्स टी है और फिर ये है। यानी कि हमारे पास जो बुनियादी तौर पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो ये है, यानी कि हमारे पास एक्स भी है और टी भी है, यानी कि स्पेस भी है और टाइम भी है। इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे आया ये भी आप लोगों को पता तो होनी चाहिए, इसलिए मैं इधर थोड़ा सा एक तरह अर्ज कर देता हूँ कि मैंने ये कैसे इसको इनके फाइंड किया है। अब हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। जब हम हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट होगी इक्वेशन तो उसमें हमारे पास जो टाइम का होगा कंपोनेंट वो नहीं होगा। जब हमारे पास टाइम डिपेंडेंट होगी तो उसमें हमारे पास टाइम का कंपोनेंट होगा। ओके, यानी कि ये देखें इसमें हमारे पास इसको हम कह सकते हैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। ओके, तो जब हम इसको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, जो कि यानी कि बाकायदा तौर पर प्रूफ भी है इसका। ओके, ये एक्स हो गया, ये एक्स है और ये डी एक्स स्क्र है प्लस वी एक्स और साई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, यानी कि जो सिर्फ है हमने टी का कंपोनेंट निकाल दिया तो हमारे पास ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ चुकी है। और टाइम इंडिपेंडेंट ही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। टाइम डिपेंडेंट ये क्यों, क्योंकि इधर हमारे पास टाइम का कंसेप्ट ही नहीं है इस बॉक्स से जो हम केस ले रहे हैं। फर्स्ट वाला केस या सेकंड वाला केस, ये तो हमारे पास स्पेस पर है, ये स्पेस है इस साइड पर या इस साइड, ये हम स्पेस को कंसिडर करें, इसलिए हमारे पास हम टाइम इंडिपेंडेंट जो है ना वो इक्वेशन इधर लेंगे। ओके, तो अब हम आगे मजीद इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि यार तू मुझे टूट जाते रहे मेरे को। तो देखें आगे इसको हम जो है मजीद रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, ये 2m डी स्क्र
साई डी एक्स स्क्र इक्वल टू ई साई। ओके, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम आगे इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्र इक्वल डी एक्स स्क्र टू एम इन एच स्क्र साई। हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको फिर मज़ीद इस इक्वेशन को हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि जो हमने हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन जो अभी हमने लास्ट लिखी है वो ये है, यही आई है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्र साई डी एक्स स्क्र प्लस 2m एनर्जी एच कट स्क्र, और ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, जीरो को अब हम इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्र की स्क्र साई इक्वल टू 0, जहाँ हमारे पास की वैल्यू हमारे पास होती है 2m एनर्जी एच कट स्क्र ये होती है, इधर स्क्र लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएंगे 2m एनर्जी यानी कि ई एच कट स्क्र, ये इसकी वैल्यू इधर हमने इसको इससे डिनोट कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि हमने ये लिखी हुई है। ओके, तो अब हम चलते हैं द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 और इथर साइड, यानी किधर का ये देखें कि जो यह हमारे पास जो ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ही है ना, यह कि इसमें हमारे पास टाइम का कंपोनेंट नहीं है। ओके, तो अब हमारा कंपोनेंट इस साइड पर भी जा सकता है और इस साइड पर जा सकता है ना, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहा है, जिस तरह हम अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि ये पॉइंट फ्रीली मूव कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम साई को, यानी कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, इसको हम साइन एक्स की एक्स और साइन कॉज की एक्स के भी लिख सकते हैं। यानी कि इसकी बाकायदा तौर पर हम इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं कि साई एक्स इक्वल टू ए साइन की एक्स प्लस बी कॉज की एक्स। ओके, बिकॉज वी, अच्छा क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज वी आर इंटर्ड इन स्पेस फंक्शन एक्स डेट इज कन्फाइंड समहाउ सो वी कैन राइट, यानी कि अगर, अच्छा इधर मैं थोड़ा सा बता दूंगा फिर आप लोगों को शायद इसकी समझ आ जाए। वैसे ये समझ होनी चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी हमारे पास N1 है, ये क्या है आगे हम ये आगे डिस्कस करेंगे, N1 के टू, या अगर N1 के लिए हमारे पास जो होगी कर्व इस तरह होगी, और जो N2 के लिए होगी हमारे पास वो इस तरह की होगी। ओके, यहाँ के इधर नोड बनेंगे जो होते हैं, ये N1 के लिए है और ये N2 के लिए है। ओके, तो ये यानी कि इसमें हमने साइन का कंपोनेंट भी आ रहा है, इसमें हमारे पास कोज का कंपोनेंट आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, इसलिए हम इस तरह इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब हम आगे मज़ीद चलते हैं इसको देखते हुए कि ये हमारे पास क्या है। अब ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे बहुत, यानी कि ये अगर हम कहें कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स हम समझ नहीं पाते कि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स वो है भी है या नहीं, क्योंकि इसका बहुत ही मेरे अच्छा ये इक्वेशन है जो मैंने लिखी थी उसकी श्रोडिंगर वेव, इसमें जो हमारे पास एज कट है ना, ये एज कट ये होता है हमारे पास, एज कट इज इक्वल टू एज ओवर 2 पाई होता है, और एज की वैल्यू क्या है हमारे 6.63 इंटू -4 जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड। ओके, और इसके बाद हमारे पास इधर आ जाता है मैस भी है, ये मैस है, ये मैस हमारे पास पार्टिकल का मैस होता है, और इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास साई आ जाता है, ये हमारे पास साई है, ये वाला साई है, ये साइड हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, यानी हमारे पास ये वेव इक्वेशन है साई जिसको हम कह रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास वी आ जाता है, ये वाला ये वी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, तो ये थोड़ी सी मैंने बताना चाह रहा था। ओके, तो अब हम आगे मज़ीद देखते हैं कि इस पर हम
ये हमारे पास आ गया केस 2, हम ले लेते हैं केस 2 हमारे पास क्या है। ओके, तो देखें केस 2 है आउटसाइड बॉक्स, यानी कि जब पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इससे बाहर निकल जाता है, उस केस में क्या होता है, तो उस केस में भी हमारे पास सेम डेरिवेशन होती है जो अभी हमने ये डिस्कस किया है। ये वाला इधर से लेकर इधर तक सेम है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने प्रोसीजर की है, हमारे पास इनसाइड द बॉक्स किया था, तो जो आउट दी बॉक्स है वो भी यही सेम ही होगा, वो आप लोग अलग से खुद लिख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली, इसका क्या मतलब है और हमने क्यों लिखी है। क्योंकि जो हमारा मेन मकसद वो है हमारे पास इक्वेशन लाना, जिसकी मदद से हम पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड कर सके, पार्टिकल को हर एंगल से, एवरी एंगल से डिस्कस कर सके पार्टिकल के मुतल्लिक। ओके, तो मैंने वो इक्वेशन आपको पहले बता दी थी कि वो हमने क्या ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास ये आ चुका। अब पहले केस में हमारे पास जो एक्स था वो क्या था, ज़ीरो। तो ज़ीरो की वैल्यू जो हम पुट कर देंगे, ज़ीरो की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास जो साइन की ज़ीरो होता है वो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो क्या होता है, वन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, जब हमारे पास ये देखें, जब हमारे पास इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स में हमारे पास क्या होता था कि जब हमारे पास इनसाइड होता था तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती थी, ये होती थी ना यार, ये देखें, यानी कि एक्स की वैल्यू जो थी ना वो ज़ीरो की इक्वल हुआ करती थी, और जब कि ये इनसाइड केस के लिए था, और जब कि जो हमारे पास आउटसाइड केस वो इस ये होता था। ओके, इसमें ज़ीरो बड़ा होता था, ज़ीरो हमारे पास बड़ा होता था। ये इनसाइड बॉक्स है, ये आउटसाइड बॉक्स है। इनसाइड बॉक्स में हमारे पास जो ज़ीरो है, और सो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, और जब आउटसाइड बॉक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। ओके, अब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं। ये हमारे पास ये प्रोसीजर इतना था हमारे पास इनसाइड द बॉक्स, किसके लिए, इनसाइड द बॉक्स के लिए। ये हमारे पास ये आउटसाइड द बॉक्स के लिए है। ओके, आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड में बॉक्स हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट था, जो हमारे पास एक्स है, इसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है वो यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है। ओके, यानी ग्रेटर होती जाती है। तो इसलिए हम इधर जिस तरह हम जानते हैं कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे साइन की जैसे जैसे हमारे पास एंगल इंक्रीज होता जाता है, तो वैसे वैसे हमारे पास साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे हमारे पास एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास कोस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए चूंकि हमारे पास एल है, इधर इधर हमारे पास ज़ीरो था, ज़ीरो कॉस ज़ीरो वन की इक्वल होता है, लेकिन कॉस अगर हम जैसे इसकी मिसाल के तौर पर 90 है, तो ये कॉस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस ज़ीरो था, वैल्यू एंगल कम था, तो ये ज़्यादा थी इसकी वैल्यू कोस की। एंगल जैसे इंक्रीज़ हुआ, इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो गई है, ज़ीरो की इक्वल आ गई है। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है मेन। अब इस इक्वेशन का सहारा लेकर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इसमें हम वाली वैल्यू निकालेंगे ए की और के की, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो तब हमारे पास जो होगा मेन इक्वेशन वो आ जाएगी। ओके, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन साइन के एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब जिस तरह हमने पहले ये साइड केस में देखा कि हमारे पास जो साइन है की वैल्यू है वो है ज़ीरो, ठीक हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास साइन की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं आ रही, वो तो एक मैंने बता दिया, साइन और कॉस का तरीका कर आप लोगों को बता दिया। अगर हम इधर हमारे पास साइन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है, तो हमारे पास ए भी ज़ाहिर बात ज़ीरो होगा, साइन की एल भी ज़ीरो होगा। चलो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये ज़ीरो होगा तो हम फिर डिस्कस किस चीज़ को कर रहे होंगे,
इसलिए हमारे पास जो ए की पोजीशन होती है वो नेवर कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इसलिए हम जो है ना साइन के एल, इस साइन के एल इसको इक्वल करते हैं ज़ीरो के। तो साइन को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास साइन उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। जिस तरह हम जानते हैं कि साइन -1 ज़ीरो की क्या होता है, इसकी इक्वल होता है। ओके, और जो हमारे पास एन है वो क्या है 1 2 3। ओके, के को इधर एल इधर कर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम नाम दे रहे हैं जी, नाम दे दें, हमारे पास इक्वेशन जी है। ओके, इसके हम वैल्यू के इधर पुट करेंगे। ओके, तो आगे ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, यानी कि एनर्जी के हवाले से ये आप दे सकते हैं। ओके, जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है, जैसे जैसे हमें एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ये फार्मूले नए नए आते जाएंगे। ओके, हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला आ जाता है वो ये आ जाता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि हम 3 चीज़ों को ब्रीफली बात करेंगे। ओके, ये देखें, अब हम एनर्जी का वी, अब हम एनर्जी पर बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी का फार्मूला है। तो इस तरह देखें। ओके, इस तरह अब हमारे पास क्या है कि ये इजीली आप देख लेंगे, जो हमारे पास ये ई है इसको हम 0 पॉइंट कहते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम क्लासिकल पॉइंट व्यू से देखें तो जो हमारे पास लोअर ऑर्बिटल होता है, लोअर शेल होता है, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। लेकिन अगर इसी शेल को हम क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। ओके, अगर इसी जो क्लासिकल में पॉइंट व्यू से देखें वो ज़ीरो है, तो अगर हम उसी को हम मैकेनिकल वे में देखें तो वो ज़ीरो नहीं होती। ओके, द लीस्ट एनर्जी द पार्टिकल कैन हैव E1 एंड E0 इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स दैट पार्टिकल इज नेवर एट रेस्ट। ये देखें, चूंकि हमारे पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास अगरचे एनर्जी कम है लेकिन है तो सही ना, इसलिए पार्टिकल इस रेस्ट पर नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा थोड़ा इधर या इधर 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 मूव करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने काइनेटिक एनर्जी है। ओके हो गया, इसलिए इसकी कभी भी जो एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं होगी। अगर हम क्लासिकल व्यू से इस पार्टिकल देखें तो हमारे पास ये इसकी जो लोअर शेल है, जो उसकी जो वैल्यू है वो कम है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो ज़ीरो है क्लासिकल पॉइंट व्यू से। लेकिन अब अगर हम इसी पार्टिकल को मैकेनिकल पॉइंट व्यू से देखें, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, बल्कि कम तो है लेकिन अब ज़ीरो नहीं है। इसलिए इसको हम क्या नाम है, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन द वेव फंक्शन कम आउट टू बी, यानी कि जो हमारे पास किधर गया, ये देखें, जिसको हमने इक्वेशन जी का नाम दिया, इस इक्वेशन में हम ये इसमें हमने इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, यानी कि हमने क्या किया है, सिर्फ कि एल की जगह एक्स को पुट कर दिया है। हम ये कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एल की होता है। ओके, अब हम इसमें के की वैल्यू पुट कर देंगे। जो के की वैल्यू क्या हम निकाल लिए थे, के की वैल्यू, ये वैल्यू निकाल ली है, के की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन वो ये बन गई। ओके, अब हमारे पास जो काम रह गया वो है ए की जो है वैल्यू को वो हम निकालना चाह रहे हैं ए की। अब हम ए की वैल्यू को किस तरह निकालेंगे, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है ये वाली। इसमें ए की वैल्यू को यूजिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, इधर हम नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह है कि जैसा कि तो हमारे पास ये एक वेव है, इक्वेशन है, तो जो इसी का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो हो जाएगा। ओके, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है ज़ीरो की। प्रोबेबिलिटी इक्वल के होने का मतलब क्या है कि इसमें पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, इसलिए इधर हमने 1 लिख रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साई है, इसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट को हम इस तरह शो करते हैं, ऊपर ये स्टार से लगा देते हैं। ओके, अब ये मेरे पास जो है ये वैल्यू है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान है। ये जनरल फॉर्म है किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। अब हम चूंकि हमारे पास जो हम
केस स्टडी कर रहे हैं वो तो हमारे पास एक्स और एल के दरमियान है, इसलिए इधर इधर कि इधर से लेकर इधर तक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 से ले एल का तक हमारे पास जो है वो सिस्टम है। इसलिए इधर हमने बजाय नेगेटिव इन्फिनिटी लिखने के बजाय 0 लिख लिया, और पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखने के बजाय हमने एल लिख लिया, क्योंकि हमारे पास केस ही यही है। अब हम इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, इसकी वैल्यू को इधर पुट करेंगे, फिर इसका कंजुगेट लेकर इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आगे हम डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं। ओके, आगे मज़ीद आगे डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये आ जाएगी। ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो हो फार्मूलेज हैं वो यूज़ करेंगे, यानी कि ये देखें, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम ये यूज़ करेंगे। जिस तरह हम जानते हैं ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो अब हम इस साइन की जगह ये पुट कर देंगे ये वाला। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। आगे मज़ीद डिफ्रेंशिएट करते करते जाएंगे। आसान है डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ चुकी है। ओके, हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गया, ए इज इक्वल टू 2√2/L। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसको भी हम कहते हैं। ओके, अब हम इस ए की वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं इसमें। ओके, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। तो ये हमारा मकसद था। ओके।